सरकार बनाने में वहाँ बीजेपी कामयाब रही और इसके पीछे किसी एक आदमी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिसके नाम पर आज भी वोट पड़ते हैं, पार्टी से ज़्यादा उस व्यक्ति के नाम पर पड़ते हैं, वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। पाया कि स्वयंभू यात्रा निकली हाथियों और महावतों के अगुवाई में और लाखों की भीड़। पता कराया तो पता चला इसके पीछे कौन है, तो पता चला नरेंद्र मोदी जी का नाम। ये कैपेबिलिटी संगठन का। यहाँ तक कि जो अप्रूवल रेटिंग्स का जो सिस्टम है ग्लोबली, उसमें इतने लंबे समय तक लगातार इतनी बड़ी अप्रूवल रेटिंग हासिल करने वाला कोई पॉलिटिशियन जो है नहीं हुआ। एक पांव रखता हूं, हजार बाहें फूट पड़ती हैं। मोदी जी के प्रयासों से लगातार इतने अवसर आते गए। उन्होंने आज के देश की यंग पीढ़ी से लेकर के, देखिए वो शायद एकमात्र प्रधानमंत्री हैं कि जिन्होंने 3 पीढ़ियों का दिमाग कैप्चर किया। वर्ष 1984 में लोकसभा चुनाव हुए थे और उस समय बीजेपी को महज 2 सीटें हासिल हुई थी। वहां से अगले 30 साल में बीजेपी केंद्र में अपने बूते की पहली सरकार बनाने में कामयाब रही और उसके पीछे जिस आदमी की सबसे बड़ी भूमिका रही वो खुद नरेंद्र मोदी रहे, जिनकी अगुवाई में 2014 की वो सरकार बनी और उसके बाद से वो लगातार देश के प्रधानमंत्री हैं। 12 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। सर, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, मोदी जी की जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ रही हैं, उनको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम सभी लोग जानते हैं, क्या उनकी अचीवमेंट रही, यह देश और दुनिया में चर्चा का विषय है। लेकिन एक संगठन के व्यक्ति के तौर पर, जिस पार्टी का 1980 में जन्म हुआ, उसके पहले जनसंघ हुआ करती थी वो पार्टी, और 1984 में मान लिया गया था कि इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, जब सिर्फ 2 सीटें आई थीं, वहाँ से इस लेवल तक आना, और यही नहीं, उन तमाम राज्यों में जाकर सरकारें बनाना जहाँ पर पहले बीजेपी का कोई बेस नहीं होता था। नरेंद्र मोदी की इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं? पहले मैं एक इंसान के रूप में नरेंद्र मोदी जी की इस यात्रा के बारे में कहना चाहूँगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है, आप जानते हैं उनकी एक कविता बड़ी मशहूर थी जो पंडित जी अपने पास रखा जी, उनके सिरहाने रखी रहती थी। वुड्स आर लवली डार्क जी, एंड जी, डीप, जी। बट आई हैव प्रॉमिस्ड माइल्स टू गो बिफोर आई जी, स्लीप, बट जी। आई हैव प्रॉमिस्ड माइल्स टू गो बिफोर जी। आई स्लीप। उसी में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक दूसरी कविता है, एक जिसके पंडित जी अनुयायी थे, दूसरी जिसके प्रतीक मोदी जी हैं। अंग्रेजी की उस कविता का आशय है कि जब मैंने जीवन शुरू किया तो हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था, दिल्ली से लखनऊ जाने का कोई रास्ता नहीं था, थे उबड़ खाबड़ मार्ग, जंगल, पथरीली जमीनें, पर मैंने तय किया कि इस अनगढ़ और अनचले रास्ते पर ही चलूंगा, और उसे इतिहास बन गया, जिसको अनचार्टेड टेरिटरी कहते हैं। तो एक व्यक्ति अपने संकल्प से अपनी राह बना लिया, वह मोदी जी के व्यक्तित्व का पहलू जानने के लिए उनकी सांगठनिक क्षमता को समझना जरूरी हुआ। जहां तक मैं जानता हूं, चूंकि आप उनके बारे में ज़्यादा गहरी जानकारी रखते हैं, पर जितना मैं पढ़कर समझ पाया हूं, उसमें एक महत्वपूर्ण प्रसंग है कि वो शुरू से शायद जन्मजात उनमें एक क्वालिटी थी संवेदना की, और लोगों के प्रति संवेदना की, लोगों से दुख दर्द से जुड़ने की एक ललक से दिखाई देती है। जैसे 79 में मच्छू रिवर डैम ट्रेजेडी हुई, मोरवी की घटना, 25,000 से अधिक लोग मरे। उस दिन मोदी जी कहाँ थे? मोदी जी चेन्नई में थे, और किसके साथ थे? युवा प्रचारक के रूप में वो नानाजी देशमुख के साथ। तुरंत सब छोड़कर वो गुजरात लौटे और बड़े पैमाने पर राहत का काम बिना यश के, बिना किसी से मदद के, बिना किसी से प्रयास के, जमीन पर सोते हुए, याचना करते हुए, बिना खाए पिए, तब उनकी कोई पहचान नहीं हुआ करती थी, वो मुझसे अधिक आप जानते हैं। तो ये पीड़ा, जैसे बिहार में 34 में भूकंप जब हुआ, तो किस तरह से उस वक्त के लोगों ने काम करने की कोशिश की, वही प्रेरणा या उससे बढ़कर प्रेरणा एक व्यक्ति में थी, निस्वार्थ समाज के लिए सेवा करने की। ये उनकी शुरुआत के वर्ष हैं। फिर 84 में गुजरात का खेड़ा किसान आंदोलन, हमसे बेहतर तरीके से आप जानते होंगे। अक्टूबर 84 में ही 1 लाख किसानों का गांधीवादी प्रदर्शन, आपके अहमदाबाद में सरकारी नीतियों के खिलाफ, गोलीबारी, कुछ किसानों की मौत। पर वो जो किसान नहीं रहे, उनके परिवारों से निरंतर संपर्क, एक एक व्यक्ति की देखरेख, ये संवेदनशीलता आज के नेताओं की कसौटी पर आप ब्रजेशी समझिए, तब मोदी जी को समझ पाएंगे हम सब। संघ से शायद नरेंद्र मोदी जी भाजपा में 86-87 के आसपास,
86 में तय किया गया था कि अब वह बीजेपी के लिए काम करेंगे, और जो सो 87 एक तरह से कह सकते हैं पहला उनका पॉलिटिकल माइलस्टोन था विक्ट्री का, जिसमें कि अहमदाबाद का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव हुआ और वो पहली बार जो है बीजेपी इनकी अगुवाई में वह जीतने में कामयाब रही। मुझे लगता है कि वह गुजरात के हिसाब से एक तरह से टर्निंग पॉइंट था। और आपने चूँकि मछूर डैम ट्रेजिडी की बात की, तो मैं बताऊँ चूँकि जब मैं गुजरात गया 99 में और इनको एज ए कैरेक्टर मैंने स्टडी करना शुरू किया, तो जन्मते हुए इनका सब लोग जानते हैं वडनगर में हुआ। उसके बाद से 69 में अहमदाबाद आ गए। 69 में अहमदाबाद आने के बाद से 72 में ये फॉर्मल प्रचारक हो गए संघ के, और संघ के प्रचारक के तौर पर तमाम वो मेजर्स जिससे कि समाज के बिल्कुल निचले पायदान पे जो लोग बैठे, चाहे ट्राइबल हों चाहे दलित हों, उनको कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा समाज की मुख्य धारा में लेकर आया जा सके, उस तरह के काम। और 75 की इमरजेंसी, जिसको कि आपने बहुत करीब से देखा, 75 की इमरजेंसी के दौरान गुजरात में जो भूमिगत आंदोलन था उसको कोऑर्डिनेट करना, जो लोक संघर्ष समिति बनी थी उसके सेक्रेटरी बने थे। और आप ध्यान रखें कि उस समय महज 25 साल की उम्र थी। और काम कितना बड़ा था काम कितना बड़ा था उसमें कई मतलब विक्रम राव ने लिखा जी, है एक जगह जी। कि हम लोग जेलों में थे, हमें निरंतर अखबार कैसे मिलते जी। थे, हमारी सुविधाओं का कैसे ध्यान रखा जी। जाता था। जब हम लोग बाहर निकल के आए तो पता चला कि सिख वेश में किस तरह से ये काम मोदी जी करते थे। तो बड़ा व्यापक काम है, उस पर एक पुस्तक भी है। पर ये सही कहा आपने, 84 में बीजेपी को 2 सीटें मिली, तब क्या निराशा थी। 80 में जनता पार्टी टूट चुकी थी। उन्हीं दिनों गुजरात में खाम इक्वेशन था जो अपराजय माना जाता था ब्रजेश जी। क्षत्रिय हरिजन आदिवासी मुस्लिम जो है। जहां तक मुझे याद है कि अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा और राजकोट, ये सभी नगर निगम शायद बीजेपी ने जीता था। जी हाँ। और ये मोदी जी की अकेले के प्रयास का वो था। उसमें आपको याद होगा शायद उन्हीं दौरान अमर सिंह चौधरी मुख्यमंत्री होते थे, माधव सिंह सोलंकी को हटाया गया, जगन्नाथ यात्रा पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। पर एक दिन पाया कि स्वयंभू यात्रा निकली हाथियों और महावतों के अगुवाई में, और लाखों की भीड़। पता कराया तो पता चला इसके पीछे कौन है, तो पता चला नरेंद्र मोदी जी का नाम। ये कैपेबिलिटी संगठन का, ये क्षमता, ये दूरदृष्टि, इसके बारे में मोदी जी का कभी आधिकारिक बयान आज तक कहीं पढ़ा नहीं या नहीं आया। लोग कहते हैं 86 तक पार्टी में आने तक एक हमेशा लर्नर का एटीट्यूड रहा। उस आईएएस अधिकारी ने मुझे बताया कि जब मुख्यमंत्री बनकर आए तो अधिकारियों को बुलाकर फाइल पर नोटिंग कैसे लिखी जाती है, एक एक चीज सीखना। मैंने आप जब आज उनसे बात करते हैं कभी, जब भी मेरा तो बड़ा कम अवसर मिला है और मेरा कोई फंक्शनल रिश्ता नहीं है, पर कई बार मुझे लगता है कि हम ही बोल रहे हैं, वो चुपचाप सुन रहे हैं। लास्ट में 1-2 बात कहेंगे, वो भी देश को कैसे आपके काम से आगे लाया जा सकता है। आप जो काम देख रहे हैं उसमें इसी तरह के सुझाव होंगे। दुनिया के बेस्ट पार्लियामेंट में क्या प्रैक्टिस है जो अपने यहाँ हो सकते हैं। कभी कोई मामूली, आज तक मैंने कोई छोटी चीज़ उनसे नहीं सुनी। इसलिए सीखने की शैली, ध्यान से लोगों को सुनना, नई चीज़ों के बारे में जानना और आउट ऑफ बॉक्स हमेशा चीज़ों को करने की कोशिश, इसने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा। और 95 में गुजरात बीजेपी को जीत दिलाने वाले तो वही व्यक्ति थे ना। पर हाँ, जीत जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अपने बूते पर गुजरात में बीजेपी सरकार बना पाएगी। वो जो पूरा का पूरा जो एक सीट का जो इक्वेशन उन्होंने सेट किया, चूँकि संगठन महामंत्री थे उस वक्त, उससे बीजेपी को ऐतिहासिक कामयाबी हासिल हुई। और 95 की वो जीत देखिए इस मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 95 से लेकर अब तक 95, 98, 2002, 2007, 12, 17, 22 लगातार बीजेपी वहां पर चुनाव जीतती आई है। एक चुनाव आज तक नहीं लूज किया 95 से लगातार। मुझे लगता है कि देश के जो बड़े प्रदेश हैं उसमें अनूठी सिद्धि है। ये आप याद रखिए कि कांग्रेस जब गौरव के दिनों में थी, उसके पीछे आजादी की लड़ाई का तब एक आभा मंडल था। पंडित जी जैसे नेता, इंदिरा जी जैसी वो थी। उस जमाने में भी कहीं उनकी सरकार 30 वर्ष लगातार या 25 वर्ष रही हो तो शायद बहुत कम समय में चले गए बंगाल से, बहुत कम समय में चले गए, और जहां से गए साफ हो गए। बिहार से, आपके तमिलनाडु से, बहुत जगहों का, केरल से आया करते हैं लौट करके, पर अपने बूते नहीं। पिछले 31 साल से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, 31 ईयर्स। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके पीछे काम और बड़ी साधना है जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पर
उससे रिमार्केबल चीज मैं आपको कहता हूं, जिस व्यक्ति ने 95 की इतनी बड़ी जीत दिला दी, बीजेपी को यह गौरव देश में दिला दिया है, दुनिया में इतिहास का ये एक महत्वपूर्ण वाकया बन गया। उस व्यक्ति को जब पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने ही उनको निष्कासित होने की सजा दी, ये तो फैक्ट है ना। जी हाँ, उनको तो दिल्ली बुलाया गया। किसी गिला सिकवा के बगैर अलग होकर के दिल्ली प्रवास, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश में चुपचाप दायित्व स्वीकार कर लेना, कहीं यह अरण्य रोदन नहीं करना कि खड़ा तो हमने किया और आज हमें कोई अवसर नहीं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है व्यक्ति के तौर पर भी, और राजनीति में शायद रेयर है। आप जब ये कह रहे हैं व्यक्ति के तौर पे बहुत बड़ी क्वालिटी है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, चूँकि आप जब पत्रकारिता कर रहे थे और उसमें 2014 का वो कालखंड जो था, आप रांची में थे जहाँ तक मैं समझता हूँ जो है, और 2014 के लोकसभा चुनाव के जो कैंपेन चल रहे थे उसमें पूरे देश में भी जा रहे थे, झारखंड में भी आए थे, क्या उस समय आपने सोचा था कि जो सो यह व्यक्ति इस तरह के मैसिव पॉलिटिकल रिकॉर्ड्स बना पाएगा, जो सो विक्ट्री के चुनाव दर चुनाव, साल दर साल? एक फर्क हमने देखा था ब्रजेश जी, यह कहना गलत होगा कि मैंने आंकड़ों का अनुमान लगाया था, पर यह मान लिया था कि देश ने मोदी जी को नेता चुन लिया है। मैं अपने संदर्भ में कहना चाहूंगा, जब जनता पार्टी टूटी तो सबसे अधिक निराश और परेशान होने वाले जो देश के और लोग रहे होंगे, शायद हम जैसे युवा भी उसमें थे, क्योंकि कल्पना यह की गई थी कि जनता पार्टी की सरकार अब तक चली आ रही कांग्रेस संस्कृति, जो अंग्रेजों के जमाने की देन है, उसके विकल्प में स्वदेशी ढंग से सोचने की शासन संस्कृति विकसित करेगी। वह मैकाले पद्धति की, वह अंग्रेजी राज के, वह पुरानी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति से हटकर, जो सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर माना जाता है, उसे लगटकर एक नया इतिहास लिखेगी। तो सबसे अधिक निराश होने वाले लोगों में करोड़ लोग इस देश के रहे होंगे, मैं भी एक पत्रकार के रूप में था, क्योंकि तब हम लोग बड़े नेताओं की सभाओं में सुनने जाते थे। मैं कल्पना नहीं कर सकता आपको कि जब 77 का रिजल्ट आ रहा था, तब तक मैं ज्वाइन कर लिया था मुंबई में, और वो रिजल्ट मंत्रालय आप देख रहे हैं उस पर बोर्ड पर लगाया जा रहा था। 12-1 बजे तक JRD टाटा हो या कॉमन मैन हो या फिल्म स्टार्स हो, सब खड़े किस तरह से देख रहे थे, और कैसे जब खबर आई कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन दिग्गज हार रहे हैं, तो क्या वो प्रसन्नता जो मैंने देखी थी, सबको उम्मीद थी कि एक नया भारत बनेगा, पर बहुत निराशा हुई ब्रजेश जी। उसके बाद मैंने नेताओं की सभा में जाना बंद कर दिया। जब VP सिंह ने यह आह्वान किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो मैं कलकत्ता में रविवार में काम कर रहा था और मैं ब्रिगेड मैदान में उनको सुनने गया था। सुनकर बहुत घोर निराशा हुई थी मुझे। वो विजन नहीं था, वो दृष्टि नहीं थी। मैं उन पर भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं इसलिए, पर लोगों की बातचीत और वो सुनकर के बहुत वर्षों बाद मैदान में जाकर चुपचाप बैठने और वो करने वाला मैं ही नहीं, मेरे साथ कई बड़े IAS अधिकारियों को मैं देखा वहां बैठे हुए हैं ये, और जबकि रांची मुख्य शहर में उनको जगह नहीं दी गई। 13 की शायद बात है जी, वो आप देखे होंगे रांची अनुभव, तो HEC से बहुत दूर बात दी गई थी। मैदान भरा हुआ था साहब सुनने के लिए, और जो नरेंद्र मोदी जी ने बोला उसका जो असर लोगों में मैंने देखा, तो मैंने पीपुल्स पल्स फील कर लिया था, और शायद मैं उन कुछ वो लोगों में से था कि उनकी पूरी स्पीच में उल्लेख कराता था। तो खैर वो तो एक अलग बात होगी। तो इसमें दूसरी खासियत जो मैं मोदी जी का कहना चाहता हूं कि बगैर इन चीज़ों के निराश किए हुए कि मैंने बीजेपी को यह जगह दिला दी, मुकाम, और मुझे मतलब क्या कहते हैं जो राम को मिला वनवास, वो मुझे वनवास पार्टी ने दिया। वो जहां जगह पार्टी को नए सिरे से खड़ा कर दिया, हिमाचल, चंडीगढ़, सी मतलब एटीट्यूड, जो पॉजिटिविटी, जो संकल्प कहते हैं, और बिना कहीं अरण्य रोदन। वैसे भी वो माना जाता है, जो मेरी समझ है, कि वो बड़े मतलब अल्प बोलने वाले और कई बार मुझे लगता है बड़े लोनर हैं। उसकी चीज़ मैं कैसे समझ पाया वो बाद में आपको बताऊंगा। पर बंकिम चंद्र चटर्जी उन्हें सिर्फ ये आनंद, वो जो हम लोग वंदे मातरम गाते हैं, इसके लिए प्रिय नहीं है। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है आनंदमठ, उसका जो नायक है, चंद्रशेखर जी ने भी उसका उल्लेख किया था, उसका नायक जहां वो सफलता पाता है या विफल भी होता है, तो फिर वो नई जगह उसी उत्साह, उमंग, ऊर्जा से बिना पीछे की अतीत कारण रोदन किए समाज बनाने निकल पड़ता है। ही सिंबलाइजेस दैट।
ये अद्भुत था, बिना गिला शिकवा के। टेक्नोलॉजी का जो उनका कैसे वो रहा, फिर पार्टी में ट्रेनिंग देने का लोगों का, पार्टी के गुमनाम बूथ लेवल की मैनेजमेंट, बूथ लेवल पार्टी के गुमनाम लोगों को कैसे सामने लाएं। फिर चिंतन बैठक की शुरुआत गुजरात में, आपको तो ज़्यादा पता होगा, द टॉप 20 लीडर्स ऑफ द स्टेट गॉट टुगेदर इन गिर फॉरेस्ट एंड स्पेंड 3 days cut off from the media without access to telephone and even newspaper to focus solely on the strategy of चिंतन शिविर, चिंतन शिविर का कल्चर, पेपर ऊपर कुछ नहीं, गिरी उसके जंगल में जी, गिर फॉरेस्ट में। इसलिए जब कंप्यूटर लोकप्रिय भी नहीं हुआ था, तब लोगों के पास मीडिया को खबर पहुंचाने की कला सिखाना अपने कार्यकर्ताओं को, इसलिए चुनौतियों के बीच सृजन का रास्ता बनाना, गुमनाम कार्यकर्ताओं को फ्रंट पर लाना, हर शहर में एक प्रमुख नेता को खड़ा करना, डेलीगेट करना पावर। 80 के दशक में गुजरात में, जैसा कहा, पार्टी का निर्माण। 90 के दशक में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में पार्टी निर्माण। 90 में आडवाणी जी की रथ यात्रा को सफल बनाने का, जी हाँ, सोमनाथ से यात्रा शुरू हुई थी पूरी। 92 में मुरली मनोहर जोशी की, और सब पीछे रह करके बिना सामने अपने को लाया, फोटो खिंचवाने की होड़ में शामिल हुए। तो ये जो संगठन की ताकत है, ये जो आत्मविश्वास है, ये जो प्रशिक्षण, निरंतर टेक्नोलॉजी से कार्यकर्ताओं को जगाने का, टिफिन बॉक्स मीटिंग, ये तो आप ज़्यादा इसके बारे में बता पाएंगे। इसलिए एक नई राह गढ़ी उन्होंने, जो शुरू में मैंने कविता कोट किया ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, हमने नई राह बनाई उसमें। और अजय जी की बड़ी मशहूर पुस्तक है मोदी जी पर, जिसे छापा है शायद पेंगुइन ने, उसकी भूमिका लिखी एंडरसन जी, वर्ल्ड एंडरसन ने। वो बड़े प्रोफेसर हैं अमेरिका के। उसमें एक पैरा एक जगह लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द इलेक्टोरल प्रोजेक्ट ऑल्सो हैड एन आइडियोलॉजिकल विजन, जो मोदी जी के उसमें था। एन एफर्ट एज सिंह नोट, सिंह यानी अजय सिंह, रिप्लेसेज द कांग्रेस सिस्टम कंसीव्ड ए वेस्टर्न एडुकेटेड एलिट। जो हम लोग कल्चर की बात कह रहे थे पहले के डिकोलोनाइजेशन की, तो कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न एडुकेटेड एलिट कांग्रेस ने लिखा था, उसको बीजेपी ने कैसे, विथ ए बीजेपी दैट इज द सोल कंटेंडर फॉर द क्लेम ऑफ द होली इंडियन होम ग्रोन वे ऑफ पार्टी बिल्डिंग, स्वदेशी रास्ता से, स्वदेशी संस्कृति से हम कैसे अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सके, ये मोदी जी ने कहा। ये उनका संगठन का क्षमता। और जो आपने किस्सा सुना है, जो कि देश भर के हर जिले में 1 या 2 रात गुजारना और लोगों से संवाद बनाना, कहते हैं कि उनका, इसको आप पुष्ट करेंगे कि इतना पैरेलल सिस्टम है फीडबैक का, जी हाँ, अपार्ट फ्रॉम गवर्नेंस जी, कि कहाँ क्या चल रहा है उन्हें पता होता, एक एक चीज़ उनको पता होता है। पिछले दिनों मुझे, मैं बताऊँ, एक बड़े इंपॉर्टेंट लीडर मेरे साथ एक यात्रा में थे। उन्होंने कहा कि भाई, मैं जो अपने बारे में चीज़ मैं ही पता है, वो जब उनसे चर्चा हुई, मैं किसी एक आध आदमी अपने घर के यहाँ से बातचीत किया हुआ, पता हुई, तो उन्होंने पूछा उसके बारे में। अब ये मैं नहीं जानता कि इस तरह का सिस्टम कैसे उन्होंने डेवलप किया, बनाया। एक और सज्जन ने मुझे कहा कि उनकी बिटिया यूएस में थी, कहीं दूसरी शहर में चली गई, कहे कि ये शायद हमारे घर के लोग जानते थे, पर मुझसे मिले तो उन्होंने पूछा कि वो वहाँ से वहाँ चली गई, तुमने बताया नहीं मुझे। ये उनके इन्फॉर्मेशन चैनल का राज आप जानते हैं, आप बताएंगे। मुझे एक चीज़ बताइए, जो पार्टी, मुझे लगता है जब आपकी पत्रकारिता के शुरुआती वर्ष रहे होंगे, तो इस पार्टी को ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता था, कि बीजेपी जो है सो, या उसका जो पूर्ववर्ती वर्जन जो जनसंघ था, यही कहा जाता था। वहाँ से इस पार्टी को सर्वसमावेशी बना देना, सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी नहीं बल्कि पूरे देश की पार्टी बना देना, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जम्मू कश्मीर में इतने बड़े तादाद में इनके विधायक चुने जाएंगे, यह शासन में वहाँ पर जो है पार्टनर के तौर पर वहाँ सरकार का हिस्सा रहेगी। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि जिस नॉर्थ ईस्ट में कभी कोई लेना देना नहीं था, वहाँ पर केरल जो कि वामपंथियों का गढ़ था, वहाँ पर जो है सो आज पार्टी के 1 नहीं 3 विधायक हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक में तो कई बार सरकार बना चुके हैं। क्या ये कल्पना थी कि इस तरीके से पार्टी को एक बड़ा जनाधार देकर चुनाव दर चुनाव, और मुझे लगता है कि जो लेटेस्ट जो इनकी कामयाबी रही है पश्चिम बंगाल की, हर कोई कहता था कि कुछ भी हो, एंड ऑफ द डे बीजेपी वहाँ सरकार नहीं बना पाएगी, और फाइनली इतने मैसिव मैंडेट के साथ सरकार बनाने में वहाँ बीजेपी कामयाब रही। और इसके पीछे किसी एक आदमी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिसके नाम पर आज भी वोट पड़ते हैं, पार्टी से ज़्यादा उस व्यक्ति के नाम पर पड़ते हैं, वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी हैं। ये
कैसे जो है यह, क्या कभी आपने कल्पना की थी एज ए जर्नलिस्ट की ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं ब्रजेश जी, मैंने ही नहीं, देश के शायद किसी व्यक्ति ने कल्पना की होगी। पर जब मोदी जी के अतीत की यात्रा 85 से हम देखते हैं, उस व्यक्ति का संकल्प जब देखते हैं, उस व्यक्ति की कार्यशैली जब देखते हैं, उनका जो समर्पण देखते हैं, उनका जो एक विजन देखते हैं, उनका जो पॉजिटिव माइंडसेट देखते हैं और एक मिशन के तहत स्पष्टता से काम करने का वह मादा 24/7 का देखते हैं, तब हमें मतलब मान सकते हैं कि जो जीवन में कहावत है ना कि एक व्यक्ति का संभव, मतलब वो शायद ये कविता मध्य प्रदेश के बड़े कवि हुए हमारे हिंदी के, उनकी कविता है, एक पांव रखता हूं हजार राहें फूट पड़ती हैं। मोदी जी के प्रयासों से लगातार इतने अवसर आते गए। उन्होंने आज के देश की यंग पीढ़ी से लेकर के, देखिए वो शायद एकमात्र प्रधानमंत्री हैं कि जिन्होंने 3 पीढ़ियों का दिमाग कैप्चर किया जी। हमारे सीनियर, हम और हमारे बच्चे, 3 पीढ़ी का ये इमेजिनेशन, ये सोच, ये विजन, यह इतिहास बनाता है। और हमारे समय में दुनिया में, वह देश की पॉपुलर लीडर नहीं, उनके कितने फॉलोअर्स हैं क्या है, दुनिया में शायद इस कदर इतिहास को जीते जी बदल देने वाला व्यक्ति और इतने समय तक शायद दूसरा। यहाँ तक कि जो अप्रूवल रेटिंग्स का जो सिस्टम है ग्लोबली, उसमें इतने लंबे समय तक लगातार इतनी बड़ी अप्रूवल रेटिंग हासिल करने वाला कोई पॉलिटिशियन जो है नहीं हुआ है। एक संशोधन कर दो जी। लोकतंत्र में तो उम्र ही आपको गिनाया मैं 2-2.5 वर्ष, पंडित जी को छोड़ दें क्योंकि उनके पीछे आभा थी। तो मैंने बताया कि आज़ादी की लड़ाई का वो खुद भी जेल गए थे, या गांधी जी का इंडोर्समेंट उनको था, पर आते आते 5-7 वर्ष में उनके खिलाफ भी चीज़ें चलने लगी थी। पर 12 वर्ष बाद भी, कोविड के बाद भी, इस तरह के मतलब जो सप्लाई चेन दुनिया का हो गया, उसके बाद भी सबसे अधिक अप्रूवल रेटिंग उनके आह्वान पर 10 करोड़ लोग गैस छोड़ देते हैं। उनके आह्वान पर लोग कहते हैं नहीं कि विदेश से सोना मत खरीदो, वो कहते हैं कि नहीं कम से कम तेल लाओ और ये सब का इस्तेमाल करो। ये अपील कहाँ किसी के पास है? 25 वर्ष आप उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लें, 25 वर्षों तक लोकप्रियता के शिखर पर बने रहना, जहाँ चंद्रशेखर जी ने एक बड़ा मशहूर कहा था प्रधानमंत्री बनने पर, तो लोगों ने पूछा तो बड़े हास्य को उसमें कहा कि एवरेस्ट पर घर नहीं बनते। जिस व्यक्ति की पॉपुलैरिटी ने बाध्य कर दिया कि आप एवरेस्ट पर ही रहें, उसके पीछे एक बड़ी वजह है, और वो मैं कहकर अपनी बात खत्म करूँगा। मेरी उनसे पहली मुलाकात थी, मैं सांसद था, मैं गया, सामान्य ही घर देखा, तो मैंने ऐसे कहा सर, तो बहुत दिन बाद मैंने कहा कि हाँ परसों मनमोहन सिंह जी भी आए थे, मिले, तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि आपने तो पर्दा भी चेंज नहीं किया है और वो डोरमैट वगैरह भी चेंज नहीं किया है। तो वो कहा कि हमने उनसे कहा कि हम देश बदलने आए हैं, ये चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा रहती है। यानी जिस व्यक्ति को घर का सोफ़ा कैसा हो, घर का फर्नीचर कैसा हो, हमारा रहन सहन, हमारे आगे पीछे कैसे मतलब वो राज चलाने के प्रतीक के रूप में चीज़ें दिखाई दे, इसकी बिल्कुल कोई परवाह नहीं, और दिल्ली इसी की परवाह करती थी। चंद्रशेखर ने लिखा है कि जब 62-63 में मैं सांसद बनकर आया और सवाल वगैरह पूछने लगा तो मुझे हर जगह बुलाया जाने लगा, और मैं 2 चीज़ों को देखकर बड़ा निराश हुआ। जब बड़े बड़े लोगों के घर, जो उस वक्त के डिसीजन मेकर्स थे, मुझे बुलाया जाता था, तो बात होती थी कि घर के पर्दे के अनुसार सोफ़ा है या सोफ़ा के अनुसार पर्दा है, या सोफ़ा हटाया जाए, ये हटाया जाए। चंद्रशेखर जी ने लिखा है, मैं बड़ा निराश हुआ, ये लोग देश क्या बनाएंगे जो सोफ़े और उस पर सीमित हैं। फिर कहा कि मैं अशोका होटल जा रहा था, धोती कुर्ता पहना था, दाढ़ी था, मुझे रोक दिया क्योंकि यहाँ अभिजाते आते थे। आप सोच सकते हैं उसी दिल्ली में, मतलब ये जिमखाना क्लब, ये एलिट क्लास, ये बाद में जो कहा जाता है खान मार्केट गए, उनके बीच आकर के अपने देशज स्वरूप में शासन करना और अपनी शर्तों पर करना, और उनकी उस अभिजात संस्कृति को नकार कर करना कि हम 5 स्टार में कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि अगर जो है इनका मूल्यांकन करना हो, एक संगठक के तौर पर, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, एक पॉपुलर लीडर के तौर पर, अगर एक व्यक्ति के तौर पर अगर इनका मूल्यांकन करना हो,
अगर इनकी लेगेसी को याद रखना हो तो उसको आप कैसे देखना चाहेंगे? मैं इस पर चर्चा करूंगा आगे। दरअसल इनके पीछे मैं अध्यात्म में थोड़ा पढ़ता हूं ब्रिजेश जी। जब हम सब बड़े हो रहे थे तो बड़े अनिश्वरवादी, क्योंकि शायद बर्ट्रैंड रसेल ने कहा या जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने कि जब आप उम्र में युवा हों और तब साम्यवादी न हों, अनिश्वरवादी न हों, उनके कहने का भाव मैं कह रहा हूं, तो आप मतलब युवा नहीं हैं। तो हम सब उसी परिवेश से, हालांकि परिवार सारा एक सनातन मूल्यों का परिवार होता था। ईश्वर को न मानना, फला न करना, ये न करना। बाद में 14 मतलब मैं कहूँ कि लगभग 90-91 के बाद मुझे बड़ी अध्यात्म में रुचि हुई और मैं कह सकता हूँ उन संतों से मेरा संपर्क थोड़ा रहा जो मीडिया के प्रचार से दूर रहते हैं। हमेशा थोड़ा बहुत लोगों से मेरा संपर्क रहा, आना जाना हुआ। मैं रामकृष्ण मिशन, मैं महर्षि अरविंद के आश्रम, रमण महर्षि के आश्रम, मैं नीम करौली वाले बाबा और भी कई जगहों पर मेरा सरोकार रहा। और मुझे लगता है कि मोदी जी के उस व्यक्तित्व पर देश और दुनिया को पता ही नहीं है। उनको इतनी ताकत मिलती कहाँ से, ऊर्जा मिलती कहाँ से है, ये दृष्टि मिलती कहाँ से? वो शायद आध्यात्मिक पक्ष है। ये आध्यात्मिक पक्ष है। और जो आपने अच्छा कहा कि ये ताकत मिलती कहाँ से, ये भी जानने की कोशिश करेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद।